बेटा आज परसेंटेज की वीडियो 3 स्टार्ट होगी और 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 32 तक आपको पढ़ा चुके हैं। बेटा एक बार हमारी उन दोनों वीडियो 1 और वीडियो 2 जो हमारी परसेंटेज के ऊपर है उनको ज़रूर से देखना, ठीक है? उसके बाद ही आप हमारे क्वेश्चन नंबर 33 से पढ़ाई स्टार्ट करना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बेटा ये सभी सिंपल क्वेश्चन है जो जिस बच्चे ने ये हमारी दोनों वीडियो देखी हैं अच्छे से, उसको इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इन क्वेश्चंस को पढ़ो। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है और आम के पेड़ों की 20% सेब के पेड़ है। ठीक है? सेब के पेड़ों की संख्या दे दी है, बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं ये पूछा है। देखो बेटा, मान लो बगीचे में 100 पेड़ है। कोई भी चीज़ जो होती है 100% होती है। ठीक है? अब इस बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है। अब इस 100 का अगर आप 60% करोगे तो कितना आएगा? 60। ये हो गए आपके नारियल के पेड़। फिर उसने बोला है इन नारियल के पेड़ों का 25%, जब आप 60 का 25% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा बेटा? 15। नारियल के 25% पेड़ आम के पेड़ है, ये 15 पेड़ हो गए आम के। ये कितने में से है? 100 में से। 100 में से 60 पेड़ नारियल के निकल कर आ गए, 15 पेड़ आम के निकल कर आ गए। अब उसने बोला है कि आम के पेड़ों का 20%। बेटा 15 का भी 20% बड़े आराम से हो जाएगा। 15 का 20% होता है 3। ये 3 पेड़ निकल कर आ गए सेब के। लेकिन उसने बोला है सेब के पेड़ 3 नहीं 1500 है। अब मेरा जो बेटा ये 3 यूनिट है वो मेरा 1500 के इक्वल है। ठीक है? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 500। ठीक? जब 1 यूनिट की वैल्यू 500, मैंने कुल पेड़ कितने माने थे? 100 माने थे। ये थे कुल पेड़। ठीक है? तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यही आपका आंसर है। 500 इंटू 100 कितना हो गया? 50,000। बेटा उस बाग में 50,000 टोटल पेड़ थे, यही आपका आंसर है। ठीक? बड़े सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन ये यहीं से 100 मानकर कर देना आप, इससे बड़ा इजी पड़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और जो भी आपने अभी तक कुछ सीखा है रिलेट करना और इक्वल करना रेशियोज को, वो इसमें अप्लाई होगा। ठीक है? और देखना ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। बेटा ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। हमें नहीं पता ए कितना कमाता है। इस 40 में हो सकता है ए और बी दोनों 20-20 कमाते हो, या हो सकता है एक 10 कमाए, एक 30 कमाए, या हो सकता है एक 15,000 कमाए, एक 25,000 कमाए, हमें नहीं पता। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर हो तो ए का वेतन कितना है? बेटा जब भी इस तरीके से अलग-अलग दी हो कि कुल मिलाकर इतना कमाते हैं, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ वो रिलेशन ज़रूर देगा। नहीं तो हम इन दोनों की इनकम से अलग-अलग दोनों का नहीं निकाल सकते। उसने रिलेशन दे दिया यदि उनकी बचत बराबर है। ठीक? अब देखो इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। पहले ए के रेशियो निकालते हैं। ए है कोई आदमी, वो अपनी इनकम का 85% खर्च करता है। यहाँ लिखो बेटा खर्च, और यहाँ आ जाएंगी उसकी सेविंग्स। वो 85% खर्च कर देता है तो बेटा बचाता कितना है? 15%, क्योंकि 85 और 15 कितने हो गए? 100। 100 मानकर करो इसको। मान लिया उसकी इनकम थी 100। अब इनके रेशियो बना लो। ये अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, और ये 17 बार कट गया। यहाँ से मेरे ए के रेशियो आ गए 17:3। खर्च कर देता है 17, सेविंग करता है 3, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 20। ये हो गई बेटा इनकम। यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिए। 20 रुपए में से 3 की बचत कर लेता है और 17 खर्च कर देता है। ये ए की बात हो गई। अब आ जाओ बेटा बी पर। बी को भी वही 100 मानकर करो कि 95% खर्च कर देता है। इसका मतलब 100 में से उसने 95 रुपए खर्च कर दिए और उसकी सेविंग कितनी हो गई? 5 रुपए की।
अब इसको भी छोटे रेशियो में ले आओ, 5 वन जा 5 और ये 19 बार। यहाँ से मेरे रेशियो आ गए 19:1 और ये टोटल हो गया 20। इसका मतलब ये हुआ बी भी 20 रुपए कमाता है और 1 रुपए की सेविंग करता है, 19 रुपए खर्च कर देता है। ठीक। अब इन दोनों में रिलेशन कुछ ना कुछ हो, तभी हम बेटा इन दोनों का इस एक अमाउंट से अलग अलग रुपए निकाल पाएंगे। उसने बोल दिया अब यदि उनकी बचत बराबर है, देखो बेटा यही क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है ना, समझने वाला है। इनकी बचत बराबर है, ए बचत कर रहा है 3 रुपए की और बी कर रहा है 1 रुपए की, क्या बराबर है? नहीं। तो बेटा बराबर कर लो, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में। बराबर करने के लिए मैंने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ करी तो इसका रेशियो ये भी है, यहाँ करी तो बेटा इसका रेशियो ये भी है। अब यहाँ क्या हो गया कि 19 3 जा होते हैं 57 और ये हो गया 3 1 जा 3 और ये हो गया 60। अब यहाँ से बी के रेशियो बन गए 60 रुपए में से बी 3 रुपए बचा लेता है और 57 खर्च कर देता है। ठीक। और ए क्या करता है, 20 रुपए में से 3 रुपए बचा लेता है, 17 रुपीज खर्च कर देता है और उनकी बचत बराबर है। बेटा देखो यहाँ भी 3, ए भी 3 बचा रहा है और बी भी 3 बचा रहा है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल इसको सेट कर चुके हैं। ठीक। अब देखो अब ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकलेगी, उसने पूछा ए का वेतन बताओ। ए का वेतन कैसे निकलेगा, किससे रिलेट करेंगे, हमें ए और बी का दोनों का दिया है 40,000। यहाँ ए कितना कमा रहा है 20 रुपए और बी कितना कमा रहा है 60 रुपए। तो बेटा 20 और 60 कितना हो गया 80। मेरा जो 80 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 40,000 के इक्वल। बेटा मेरा जो 80 है वो 40,000 के इक्वल है, कितने गुना है 500 गुना। जब इन दोनों का 500 गुना मेरा ओरिजिनल आंसर आ रहा है, और ये मैं चीजें आपको रिलेट करना, यूनिट की वैल्यू निकालना बेटा सारी चीजें सिखा चुका हूं। आपसे पूछा है ए का वेतन बताओ, ए का वेतन कितना है बेटा 20, तो 20 का भी 500 गुना कर दो, कितना हो गया 10,000। ए की इनकम हो गई 10,000। बी की पूछता तो बेटा बी कमाता है 30,000। यही आपके आंसर है। आपसे पूछा है ए की इनकम। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रेशियो बना लेने हैं, खर्चे का, सेविंग का और इनकम का। ठीक है। इसी तरह बी के रेशियो बना लेने हैं, खर्चे का, सेविंग का, इनकम का। अब उसने जो बात बोली है, अब यदि उनकी बचत बराबर है, क्या यहाँ बचत बराबर थी? नहीं। ए 1 बचा रहा था, बी 3 बचा रहा था। मैंने बचत को इक्वल कर लिया, इसको भी 3 बना लिया क्योंकि ए मेरा 3 था। जब इसको 3 बनाया ये 57 हो गया, टोटल इनकम बी की हो गई 60। अब क्या हुआ कि बी 60 में से 3 रुपए बचा रहा है, 57 खर्च कर रहा है। ए 20 में से 3 रुपए बचा रहा है, 17 रुपए खर्च कर रहा है। हमारा क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सेट हो चुका है, बचत बराबर है। अब उसने हमको ओरिजिनल वैल्यू दी है कि दोनों की जो इनकम है वो 40,000 है। यहाँ मेरे हिसाब से दोनों की इनकम 80 है, 80 मेरा 40,000 के बराबर है, 500 गुना। बेटा जिसकी पूछे उसका भी 500 गुना। मुझसे ए की पूछिए, मेरे हिसाब से ए कमाता है 20 रुपए, तो 20 का भी 500 गुना कर दो 10,000। यही आपका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ऊपर है। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। बेटा तीनों खर्च कर रहे हैं कुछ परसेंट, उसमें से कुछ सेविंग कर रहे हैं और यहाँ उनकी इनकम का रेशियो आ जाएगा। अब ए क्या है कि ए 80% खर्च करता है, तो बेटा बचा कितना रहा होगा 20। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो करूं तो ये मेरा आ जाएगा 1:4। इनकम कितनी हो गई 5। 5 में से ए 1 रुपया बचा लेता है, 4 खर्च कर देता है। अब बी पर आ जाओ, बी क्या है 85 खर्च कर देता है तो 15 बचाएगा। यहां से मेरे रेशियो आ गए 1:17। बी बेटा 3 खर्च कर देता है और 17 बचा लेता है, ये इनके रेशियो आ गए और टोटल इनकम आ गई इसकी 20। अब सी क्या है कि सी 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 25%। यहां से इनके रेशियो आ गए 3:1। कितना हो गया ये टोटल 4। 4 रुपए में से 1 रुपए बचा लेता है सी, 3 खर्च कर देता है। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले में
तीनों को इक्वल बोल रहा था कि उनकी सेविंग्स इक्वल है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या रिलेशन दिया है उसने कि तीनों इस अनुपात में सेविंग करते हैं, 8:9:20। अब इस अनुपात में कब जाएगा, जब मैं इन सबको पहले इक्वल करूंगा। बेटा मैंने इसको भी 3 बना लिया और इसको भी, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ अभी आपको समझाऊंगा। अब बेटा मैंने इनकी जो सेविंग्स है उनको 8:9:20 बना लिया। अब इनकी सेविंग का जो रेशियो है बेटा यही निकल के आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ए, बी और सी की सेविंग निकल कर आई थी 1:3:1। मैंने इनको पहले 3 बना लिया, सबको इक्वल कर लिया, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में बोला था। लेकिन पिछले में इक्वल बोला था, मैंने इक्वल किया था, यहाँ भी इक्वल करना पड़ेगा अगर किसी रेशियो में बांटना है। उसने बोला इनकी जो सेविंग्स हैं उनका रेशियो 8:9:20 है। बेटा मैंने इक्वल करने के बाद इस रेशियो में क्यों बांटा, देखो ये 3 1 जा 3, 3 × 8 हो गया, ये हो गया मेरा 3 × 9 और ये हो गया मेरा 3 × 20। तो बेटा रेशियो में क्या है, चीजें कट जाती हैं। यहाँ से रेशियो कितने निकल कर आ गए, 8:9:20। यही तो उसने बोला था, इसलिए मैंने पहले इसको इक्वल किया और फिर इस रेशियो में बांट दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर वो कुछ रेशियो बोले, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर कुछ रेशियो बोले पहले उसको इक्वल करना और फिर जिस रेशियो में बोले उसमें बांट देना, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बेटा अभी आगे भी, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया उसमें आएंगे, CISI में आएंगे, वहां जाकर आपका माइंड और खुल जाएगा। ठीक, मैंने इसलिए पहले इनको इक्वल किया फिर इस रेशियो में बांटा। अब बेटा जब मैंने इस रेशियो में इनको बांटा तो मैंने यहाँ 24 की मल्टीप्लाई करी टोटल, यहाँ 9 की करी और यहाँ 60 की करी। और मैं रेशियो में आपको बता चुका हूँ, पीछे भी आपको कई क्लास में समझा चुका हूँ कि रेशियो में जो काम आप इसमें कर रहे हो वही इसके साथी में करोगे। इसका साथी ये है, तो यहाँ भी बेटा 24 की करो, यहाँ 9 की करी तो यहाँ भी करो, यहाँ 60 की करी तो यहाँ भी करो। ठीक, और ये इनकी टोटल इनकम हो जाएगी, यहाँ भी 24 की कर दो, यहाँ 9 की करी तो यहाँ भी कर दो, यहाँ 60 की करी तो यहाँ भी कर दो। अब बेटा यहाँ से मेरे इनको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ABC के खर्च, सेविंग और इनकम के रेशियो पता लग जाएंगे और जो जो इसने क्वेश्चन में बोला है वो सारी बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी। उसके बाद मेरा सीधा आंसर निकल कर आएगा। बेटा 24 4 जा 96, ए क्या है 96 खर्च कर देता है और 24 बचा लेता है, कितने रुपए में से, 120 में से, 24 पंजे 120। बी क्या करता है, 153 में से जब 17 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे 153 आएगा, 27 बचा लेता है, कितने में से, 180 में से। बी 180 में से 27 बचा लेता है, 153 खर्च कर देता है। सी क्या करता है, बेटा सी 180 खर्च कर देता है, 60 रुपए बचा लेता है और टोटल इनकम है इसकी 240। ठीक, अब यहां से मेरे ये रेशियो भी सेट हो गए हैं, 8:9:20 ही आएंगे इनके सेविंग के। और अब मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, मुझसे पूछा है ए कितना कमाता है, ए का वेतन क्या है। ये कब निकलेगा, जब मेरे पास, क्योंकि दिया है तीनों का कुल वेतन, यहाँ मेरे पास तीनों का कुल वेतन भी आ गया, कितना, 180 और 120 300 और 200 540। बेटा जो मेरा 540 है, मेरा 540 यूनिट उसके 72,000 के इक्वल है। यहाँ से मेरी एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एक यूनिट हो जाएगा बेटा मेरा 72,000 बटे 540, ये निकल कर आया 800 बटे 6, क्योंकि 6 से अब डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं डिवाइड हो रहा। इसको बेटा नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। यहां से क्या हुआ कि मेरी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 800/6। मुझसे किसका पूछा है, ए का वेतन, तो बेटा ए का निकाल दो, ए का वेतन कितना, 120, तो बेटा 120 का भी ये आ जाएगा ए का वेतन, 120 का भी 800/6 कर दो, तो ये तो डिवाइड हो ही रहा है 6 से, यहाँ से निकल कर आ गया 16,000। ए कमाता है बेटा 16,000। यदि बी का पूछता, बी कमाता है 180, तो बेटा 180 का 800/6 कर दो,
ये इससे 30 बार कट जाएगा और ये हो गया मेरा 800 की 30 में मल्टीप्लाई करोगे 24,000। बी कमाता है बेटा 24,000। सी का पूछता तो बेटा सी का निकाल दो। सी का है 240 मेरे हिसाब से, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 800/6, तो बेटा इसका भी 800/6 गुना कर दो। यहाँ से मेरा निकल कर आ जाएगा 32,000। ये बेटा सी कमाता है। और देखो आप इनको टोटल करो, ये कितना बैठेगा 72,000 ही बैठेगा। ठीक, और यही उसने बोला था कि तीनों लोग 72,000 रुपए कमाते हैं। सब कुछ बेटा क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है, चाहे क्वेश्चन कितना ही भी टफ दे दे, कितना ही भी आसान दे दे, अपने कंसेप्ट से मत भटकना। जो चीजें हम सिखा रहे हैं ये बेटा अच्छे अच्छे एग्जाम्स को भी क्लियर करने के लिए काफी होती हैं। ठीक है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक और इनके चक्कर में पड़ोगे बेटा आपको क्वेश्चन रटने पड़ जाएंगे। इनमें सीधे सीधे कंसेप्ट है। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने जो पहले क्वेश्चन आए थे छोटे छोटे कि खर्च और सेविंग के रेशियो निकालने वाले, उन्हीं क्वेश्चंस को इसने थोड़ा सा उसकी टांग खींच दी है। ठीक है, और मैं समझता हूँ अब आप ऐसे क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में फेल हो गए इतने अंक, तो एक एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? बेटा अधिकतम अंक वो होते हैं, जैसे आपने जब 10th पास की थी तो आपको 500 में से कितने अंक मिले, तो ये अधिकतम अंक होते हैं या इनको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, अब देखो बेटा 40% अंक प्राप्त करने होते हैं पास होने के लिए, वह 67 अंक पाता है। बेटा उसने पाए कितने 67, और 13 अंकों से असफल हो जाता है। यदि वह 13 और अंक ले आता तो वो पास हो जाता। बेटा सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, यदि वह 13 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 7 और 3 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80 नंबर चाहिए थे। उसको पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए थे, लेकिन आए कितने 67, 13 से फेल हो गया। अब बेटा पास होने के लिए 80 नंबर चाहिए थे और परसेंटेज में कितना चाहिए था 40। तो बेटा मेरा ये जो 40% है ये 80 के इक्वल है, और मुझसे टोटल पूर्णांक पूछे हैं, मुझसे पूछा है 100%। तो बेटा मेरा जो 80 है वो 40% के बराबर है, मुझसे पूछा है 100%, 100 निकाल दो, कितना आ गया 200। यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, कलम चलाने की जरूरत है नहीं बेटा इसमें, ये बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। आपको पता है 67 आए, 13 से फेल हो गया, यदि 13 और ले आता 80। अब ये 80 कितने के बराबर है, उसने बोला है कि 40% अंक पास होने के लिए चाहिए, या तो परसेंट में बोले। अब देखो आप इसका 200 का 40% निकालो बेटा, कितने आएंगे 80 तो आएगा, पास हो जाता अगर 80 आ जाते। कैसी भी आप क्वेश्चन को पकड़ लो बेटा उसी तरीके से हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से इस तरीके से कर देना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ी सी उसने लैंग्वेज चेंज की है, तो लैंग्वेज की वजह से हमको ये क्वेश्चन लेना पड़ा, ताकि आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज ना हो जाए। एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्या बोला है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, 180 अंक वह प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब ये बराबर अंक क्या है, देखो बेटा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, अब ये बराबर अंक क्या है, 180 अंक तो उसने पाए। बेटा बराबर का मतलब है 180 अंक से ही वो फेल हो गया। ठीक, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसको पास होने के लिए चाहिए कितने थे 360, ये था पास होने के लिए। पिछले क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया था कि 13 नंबर से पास हो गया, इसने इस बार घुमा कर दे दिया कि 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
अब ये बराबर क्या है, 180 ही है, 180 ही उसने पाए और 180 से ही फेल हो गया, बराबर अंकों से ही। तो उसको पास होने के लिए टोटल चाहिए थे 360। अब बेटा मेरा जो ये 40% है, ये 360 के इक्वल है, क्योंकि परसेंट में उसको 40 चाहिए थे और नंबर्स में उसको 360 चाहिए थी। अब वो यही कह रहा कि ये किसका 40% है 360, तो उस 100% को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब ये जो 360 है मेरा, ये 40% के इक्वल है, मुझे चाहिए 100%, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। कितना आ गया बेटा? 900। यही आपका आंसर है। या बेटा ऐसा कर दो कि कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, और मेरा जो 40 यूनिट है वो 360 के इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती कितनी? 9। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती? 900। कैसे ही पकड़ लो बेटा, जैसे आपका मन करे क्वेश्चंस को। ठीक, ये क्वेश्चंस भी मेरा हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस एक एक बार आपकी नज़रों के सामने से निकालने हैं मुझे, ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले आपसे ना छूटे। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों को सम्मिलित करके प्रतिशत पर आधारित हो, तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है? सम्मिलित प्रतिशत क्या है? देखो बेटा, जब आपने 12th या 10th की होगी या पीछे की बाकी क्लासेस की होंगी, आपके परसेंटेज कैसे नापे जाते हैं कि इस बच्चे के 95% आए हैं क्लास में, वो ओवरऑल ही तो आते हैं। बेटा ये ओवरऑल ही पूछ रहा है। ओवरऑल का मतलब साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के सभी के नंबर मिलाकर। अब बेटा 900 में से एक सब्जेक्ट है मेरा 900 का, उसमें से किसी बच्चे के आए 72% अंक, तो 900 का 72% कितना होता है बेटा? 9 टू जा 18 और 9 7 जा 63, 64। 900 में से 72%, 648 नंबर तो आए बेटा इस सब्जेक्ट में। ठीक, दूसरा है उसका 700 अंकों का, उसमें उसने 80% मार्क प्राप्त किए। अब बेटा 700 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा? 560। अब ये मेरे टोटल नंबर कितने हो गए? 8 और 6 4 10, 6 5 11 और 1 12। बेटा उसने टोटल अंक प्राप्त कर लिए 1208। मुझे पता है एक सब्जेक्ट में तो 72% अंक प्राप्त करे, एक सब्जेक्ट में 80% अंक प्राप्त करे। अब वो यही कह रहा कि ओवरऑल सम्मिलित परसेंटेज कितना है। अब ये सम्मिलित परसेंटेज किस पर निकलेगा? बेटा टोटल नंबर्स पर। टोटल नंबर का पेपर कितना था? 1600 का। एक 900 अंक का था, एक 700 का था। टोटल अंक कितने हो गए? 1600। 1600 नंबर्स में से उसने 1208 अंक प्राप्त करे बेटा। 1208 अंक प्राप्त करे, तो वो यही कह रहा है 1600 का 1208 कितने प्रतिशत है? परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। बेटा ये कट गया, अब निकाल लो इसको। बेटा ये 2 जीरो कट गए। अब देखो 8 से डिवाइड कर लो, 8 टू जा 16 और 8 वन जा 8 और 4 8 5 जा और 8 वन जा 8। यहाँ से मेरा निकल कर आया 151/2, और ये बेटा कितना है? 75.5, क्योंकि 2 7 जा 14, 2 5 जा 15 और 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 1 बचा, 2 5 जा 10। यहाँ से बेटा मेरा ओवरऑल परसेंटेज निकल कर आया 75.5%। यही उसने पूछा है कि सम्मिलित प्रतिशत क्या है। एक सब्जेक्ट में 72 थे, एक में 80 थे, लेकिन ओवरऑल कितने थे उसके? 75.5%। यही आपका आंसर है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है कि पिछले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया। इसमें सम्मिलित परसेंटेज दे दिए और किसी एक की पूछ ली। ठीक, कैसे? देखो, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। बेटा ये है विज्ञान, साइंस। इसमें उसने 300 में से 32% अंक अर्जित करे। बेटा तुरंत निकाल दोगे आप। 96 नंबर तो ले आया वो साइंस में। और भाषा, एक लैंग्वेज का पेपर था उसका। भाषा के 200 अंक वाले में कितने अंक अर्जित करे? यहाँ वो कह रहा कितने अंक अर्जित करे
ना तो मुझे ये परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ जो परसेंटेज थी, जैसे यहाँ 32 है, यहाँ क्या है मुझे नहीं पता। कितने अंक अर्जित करे कि उसका ओवरऑल कितने अंक अर्जित करे कुल मिलाकर 46% हो जाए। तो बेटा कुल मिलाकर कुल कितने में से आए होंगे? 500 में से। 300 का एक पेपर था, 200 का एक पेपर था, 500 में से उसने 46%, कुल अंक आए उसके 46%। कितने हो गए बेटा? 5 छंग 30, 5 चौक 230। बेटा उसके टोटल तो आए 230, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 500 में से, और एक सब्जेक्ट में आ गए उसके 96। तो इसमें कितने आए होंगे? 134। बेटा जब टोटल 230 नंबर हैं, एक सब्जेक्ट में वो 96 ले आया, 96 और 134 मिलकर ही तो 230 हुए हैं। आपको ये पता है, ये पता है, ये आपने निकाल दिया। अब वो यही कह रहा है कि 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे। अगर केवल अंक पूछे तो बेटा आपका आंसर होगा यही, और अगर आपसे पूछे कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे कि ओवरऑल इतने परसेंट हो जाए। बेटा परसेंटेज में निकालना है तो देखो 200 में से उसको 134 अंक लाने हैं, तो वो यही कह रहा है कि 200 का 134 कितने प्रतिशत है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 2 7 जा नहीं 2 6 जा जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। बेटा ओ इस लैंग्वेज के प्रश्न में उसको 67% लाने होंगे, जब उसके टोटल ओवरऑल 46% नंबर बैठेंगे। यही आपके आंसर है। परसेंटेज में पूछे तो ये आंसर है, और केवल अंक पूछे तो 134 134 ये आपका आंसर है। ठीक। बेटा विद्यार्थियों के और अंकों के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब ये दो क्वेश्चन है 40 और 41, ये आपका होमवर्क है। ये बेटा आप खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि आप भी अपना थोड़ा सा माइंड जब चलाएंगे तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा। ठीक है। 40 और 41 क्वेश्चन आपके लिए, आप अपनी नोट्स में वहीं लिख लेना 40 नंबर पर, इसको 41 पर। नहीं हो तो बेटा कमेंट में भेज देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो बनाकर ही कराऊंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पर। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और ये भी बड़े इजी हैं बेटा, वही जो अभी हम पीछे परीक्षाओं वाले क्वेश्चन कर रहे थे, सिंपल होते हैं ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 42। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7,200 मतों से पराजित हो गया। पराजित मतलब हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? बेटा मान लो एक ए और एक बी, दो उम्मीदवार थे। इसको अगर 38% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? बेटा 62, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, 100% मानकर चलते हैं हम परसेंटेज में। इन क्वेश्चंस को आप ऐसे सेट करना कि इसको अगर 38% मिले हैं तो दूसरे वाले को 62% मिले होंगे। ठीक। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि इसको कितने परसेंट कम मिले हैं। ठीक। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो 12 में से 8 गए 4, और 5 में से 3 गए 2। बेटा 24% से हार गया वो। ठीक। और वो कह रहा है 24 से नहीं, 7200 मतों से वो पराजित हो गया। तो बेटा आपका जो 24% है, या 24 यूनिट मान लो, वो 7200 के इक्वल है। ठीक। आपको निकालना कितना है, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपकी बिना कलम के ही हो जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो यहां से आपका 1% या 1 यूनिट निकल कर आ जाएगा 7200 अपॉन 24, कितना आ गया? 300। और बेटा मुझको कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की। तो 100% हो जाएगा 100 गुना 300, कितना हो गया बेटा? 30,000। तो टोटल जो वैध मत थे वो 30,000 थे। यही आपका आंसर है। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, एक उम्मीदवार को जितने मिल रहे हैं दूसरे को टोटल 100% मानकर करना, दूसरे को जितना भी 100 से बचा है वो दूसरे वाले को मिलेंगे।
कभी बोलेगा इतने से पराजित हो गया, तो बेटा पराजित होने वाले को यहाँ 24% से पराजित हुआ, तो इसके इक्वल रख देना। किसी में विजयी कहेगा, जैसे अगले क्वेश्चन में विजयी हुआ, तब भी बेटा इस वाले डिफरेंस को उसके इक्वल रख देना। आपका तुरंत आंसर निकल कर आएगा। कौन से? चुनाव वाले क्वेश्चंस में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। बेटा एक ए है, एक बी है। इसने 57% अंक नहीं, सॉरी, मत। इसने 57% मत प्राप्त किए, वोटिंग पड़ी इसके लिए 57%, और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, जीत गया। अगर इसको 57% मिले हैं, तो बेटा दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 43, क्योंकि टोटल कितने थे? 100% वोटिंग हुई होगी। 100% में से इसको 43 मिले हैं, इसको 57 मिले हैं, क्योंकि 57 और 43 मिलाकर हो गया आपका 100। अब ये यहाँ पर कितने परसेंट से जीत रहा है? बेटा 7 और 7 14% से जीत गया ये। ठीक, वो कह रहा है 14 से नहीं, 42,000 मतों से जीत गया। तो आपका जो 14% है, वो 42,000 के इक्वल है। यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 3,000। आपने माना था कुल मत थे 100%, तो वो यही कह रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। 100% आ गया आपका 3,000 में 100 की गुना कर दो, तो बेटा 5 जीरो लग जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3 लाख। यही आपका आंसर है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हारने वाले में भी आपको रिलेट करना है ओरिजिनल से, और जीतने वाले में भी आपको रिलेट करना है ओरिजिनल से, क्योंकि जीतने वाले में बोलेगा इतने परसेंट से जीत गया। अब जीत तो यही रहा है, क्योंकि इसको ज्यादा मिले, लेकिन कितने से जीत रहा है? 14% से। वहां 14% ही आपका 42,000 के इक्वल है। यहाँ पर हारने वाले के लिए बोला था, और ये हार भी रहा है। देखो, इसको कम मिले, इसको ज्यादा मिले, तो ये 24% से हार गया। अब इससे रिलेट करा दिया। ठीक, अब इन क्वेश्चंस पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सेट करते हैं बेटा हम, क्योंकि ये जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये बेटा एसएससी आजकल बहुत ज्यादा पूछ रही है, और इसमें क्या है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं। हमने सभी तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, एक एक बार आपकी नजरों के सामने से निकल जाएंगे, फिर आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक, और ये बिल्कुल बेटा कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। बताओ इनमें क्या था? जो जो क्वेश्चन में बोल रहा मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज बड़ा इजी चैप्टर होता है, लेकिन बच्चे इसको टफ मान लेते हैं। टफ है नहीं ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन चैप्टर है बेटा, कॉमन सेंस वाला। जो आपको समझाने वाली चीज थी वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, वो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। बेटा एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? बेटा बहुत ही सिंपल है। 3 प्रत्याशी थे, मान लो ए बी सी। एक को 40 मिले हैं, दूसरे को 36% मिले हैं। तो बेटा कोई भी चीज जो होती है 100% होती है। 40 तो इसने ले लिए, 36 इसने ले लिए, बचे कितने? ये हो गए 76। बचे कितने? 24। वो बेटा सी को मिले हैं। वो आपसे यही पूछ रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? तो बेटा जब 36,000 मेरा 100% है, इसका मुझे 24% निकालना है। निकाल दो बेटा, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसको 24% मिले। इन 36,000 लोगों में से 24% ने इसके पक्ष में वोट डाले हैं, सी के में। वही पूछा है। ठीक, कर लेना इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है चुनाव के ऊपर। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं दिया। ठीक, उन्होंने वोटिंग ही नहीं डाली, और 60% मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने का मतलब है बेटा वो गए तो सही, ना तो उन्होंने हारने वाले को वोट दी, ना ही जीतने वाले को। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के, मतदाता सूची बेटा वो होती है जो टोटल वो होते हैं आपके वोटर्स,
और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 308 मत अधिक मिले, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? बेटा मैंने मान लिया सूची में मतदाताओं की संख्या थी 100। अब बेटा देखो, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। यहाँ पे जो जीतने वाला है, इसको मतदाता सूची का 47% वोट मिले। ठीक, अब बचे कितने बेटा? 53 अभी बचे हैं। अब देखो, 100 में से 47 तो इसको वोट मिल गए जीतने वाले को। 10% लोग आए ही नहीं, 10% लोग आए ही नहीं, तो इनको निकाल दो 53 में से। बचा कितना? 43%। तो बेटा यहाँ पर जो हारने वाला है उसको मिले 43%, हारने वाले को मिले 43% वोट। अब देखो, अब इस 47 में और इस 43 में बेटा वो वोट भी तो हैं जो डले तो हैं, लेकिन ना इसको डले ना इसको डले। इसने बोला है कि ये जीतने वाला इससे 308 अधिक वोटों से जीत जाता है, लेकिन यहां पर कितने से जीत रहा है? 4% से। बेटा जो 4% है वो 308 के इक्वल, अगर ये बात नहीं बोलता तो होता, लेकिन इस 308 में वो भी मतदाता हैं जिन्होंने वोट तो डाले हैं, लेकिन ना इसको दिए ना इसको दिए, तो वो काउंट हो गए हैं। बेटा उनको निकाल दो, उनको निकाल दो, क्योंकि अगर ये वोटर्स नहीं होते तो ये जीतता बेटा 248 से। आपका ये 4% है 248 के बराबर। यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 248 अपॉन 4, यहां से आ गया 62। और बेटा हमने माना था शुरू में वोटर्स कितने थे? 100%। हमने शुरू में वोटर्स माने थे 100%, तो 62 का भी 100 गुना कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 6200। शुरू में जो टोटल आपके मतदाता सूची में वोटर्स थे वो 6200 थे। यही आपका आंसर है बेटा। और आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनसे थोड़ा सा और आपका क्लियर होगा। देखो, ये हमने 100 का 47 लिया है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मिले, तो मतदाता सूची में तो 100 ही होंगे टोटल। 100 में से 47% इसको मिल गए। 10 लोग आए ही नहीं वोट डालने, अपना मत ही नहीं दिया। ठीक है, तो जब 100 में से 47 इसको मिल गए, बचे कितने? 53। 10 आए नहीं थे तो बचे कितने? 43। ये 43 वो उसको मिले हैं जो हारने वाला है। अब इस 47 में और इस 43 में बेटा कुछ वोट ऐसे हैं जो डले तो हैं, लेकिन वो ना इसको मिले ना इसको मिले। ठीक, लेकिन वो इनमें काउंट हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो अब ये इससे जीत रहा है 4% से। 4% ही मेरा 308 के इक्वल है, अगर ये नहीं होते। लेकिन ये बेटा इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डले तो हैं, लेकिन ना इसको डले ना इसको डले। तो अब मेरा 4% है 248 के। बेटा यही बात है इसमें पकड़ने वाली, जो ये वाली बात है। ठीक, इसको अगर आप पकड़ गए तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 1% की वैल्यू निकाली, 100% का हमने माना था 100%, 100% आ गया 6200। यही आपका आंसर है। और आगे चलते हैं बेटा, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे चुनाव वाले। देखिए, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के, बेटा वैध मतों के, कुल वैध मतों के 55% मत मिले। इस बार उसने सूची के नहीं बोले, जितने मतदाता सूची में थे, उसने बोला है वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? देखो बेटा, टोटल वोट थे आपके 1,04,000, इसमें से 2% तो अवैध ही घोषित हो गए, तो इसका 2% निकल कर आ जाएगा बेटा 1,040 दूनी 2,080। ये हो गए बेटा आपके अवैध। टोटल थे इतने,
इसमें से ये निकाल दो 2%। तो आपके बचेंगे बेटा, आपके बचेंगे 1,19,20। जब आप 1,04,000 में से 2,080 निकाल देंगे तो 1920, 4,000 में से 2,080 गए 1920। ये बेटा वैध मत ये पढ़े थे। अब वो यही कह रहा है कुल वैध मतों का 55% मत, 55% मत मिले इस उम्मीदवार को। तो बेटा इसका 55% निकालो। जब आप इसका 55% निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो गई, यहाँ से आपका 5 टू जा 10 और 5 से ये 11 बार, और 2 से ये चला जाएगा बेटा 2 5 जा 10 और 0 9 6 बार। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो गया इससे। यहाँ पर आपका 5096 इंटू 11 बचा। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66 और ये आपका 99 105 और 0 11 पंजे 55 और एक 56। बेटा ये इसको वोट मिले 56,056, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 56,056 वोट मिले वैध इस उम्मीदवार को। यही इसका आंसर है। देखो बेटा इसको ध्यान से पढ़ो, इनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन आ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के बोला है बेटा, कुल कुल मतों के नहीं बोला, वैध मतों के। सबसे पहले तो हमें वैध मती निकालने हैं। टोटल 1,04,000 कुल वोटर्स थे, जिनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। बचे कितने? ये थे बेटा वैध मत। इन वैध मतों का 55% इस उम्मीदवार को मिले। ठीक है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कुल वैध मत कितने पड़े? तो ये इसका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखो बेटा, ये कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने तो अपने मत नहीं डाले। चलो जी, हमने 100 मान लिया, शुरू में 100 मतदाता थे, इसमें से 8% ने तो मत ही नहीं डाले। ठीक है, और चुनाव में दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, बेटा कुल मतों के बोला है तो इसका 48 करना है, ना कि 100 में से 8 ने डाले ही नहीं और 92 का कर दो। ठीक है, 100 का वो कह रहा है ना, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, कुल मत तो 100 माने, इसका हमने 48% मत प्राप्त करे जीतने वाले प्रत्याशी ने, और वह 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, देखो बेटा 100 में से 48 तो ये ले गया जीतने वाला, 8 डले ही नहीं थे। जब 100 में से 48 ये ले गया, बचे कितने? 52। ठीक, 52, उसके बाद 8 डले ही नहीं, अब बचे कितने बेटा? 44। तो ये 44% किसको मिले होंगे? ये मिले होंगे बेटा हारने वाले को। अब यहीं पर खेल जाओ आप, 48 जीतने वाले को मिले, 44% हारने वाले को मिले, ये कितने परसेंट से जीत गया? 4% से। 4% मेरा कितने के इक्वल है? 1100 वोटों के। 1% की वैल्यू निकाल लो, 1100 अपॉन 4, ये आपका निकल जाएगा बेटा 4 2 जा 8, बचा 3, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। यहाँ से जब 1% मेरा 275 है, वो यही पूछ रहा है चुनाव में कुल मत थे, ये कुल मत कितने माने हमने? 100। तो बेटा 275 का 100 गुना कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 275 और 2 जीरो, तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 27,500। टोटल वोटर्स थे 27,500। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, मैं मानता हूँ अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके सभी हो जाएंगे चुनावों से रिलेटेड, और अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक, उनको कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बेटा चुनाव वाले क्वेश्चंस के बाद अब हम आते हैं अपने इस टाइप के क्वेश्चंस पर। इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 49 को समझने से पहले बेटा 48 को समझते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब आपका भी रिमाइंड हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन आपके ध्यान में आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। ये मैंने उस टाइम पे आपको नहीं बताया था,
ये अब बता रहा हूँ आपको। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था जब प्राइस बढ़ता है जिस रेशियो में, बेटा आपकी जो कंजम्पशन है, खपत, वो उसी रेशियो में कम हो जाती है, या खपत बढ़ती है प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, ये मैं चीजें आपको पीछे समझा चुका हूँ। तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, देखो चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे, ठीक है, तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बेटा 25% का अर्थ होता है 1/4। वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दो, कमी हो रही है तो घटा दो। यहाँ से आपका रेशियो हो जाएगा 4 से 5 यदि वृद्धि हो रही है। ये होती है ओरिजिनल। आज चीनी के मूल्य 4 रुपए किलो है, कल को हो जाएंगे 25% वृद्धि के बाद 5। ये हो गया बेटा प्राइस, और ये हो जाएगा कंजप्शन। तो वो यही कह रहा है कि कंजप्शन को कितने प्रतिशत घटाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बेटा जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है उसका उल्टा कर दो, 5 से 4। कहने का अर्थ ये, आज वो 5 किलो चीनी खाता था, अब वो 4 किलो खाएगा जब रेट बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो 5 चौक 20, 4 पंजे 20, उसके खर्च पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उसने बोला भी है खर्च पर कोई प्रभाव, खर्च पहले जैसा ही रहे। ये मैं चीजें आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से आपको कंजप्शन कम करनी होगी 5 से 4, और 5 से 4 का अर्थ है 5 पर 1 की कमी हो रही है। 5 से 4 हो रहा है 5 पर 1 की कमी, और 1/5 होता है बेटा 20%। यही आपका आंसर है। ये मैं चीजें आपको पीछे समझा चुका हूँ। अब क्या है कि ये क्वेश्चन एक कदम आगे है थोड़ा सा। इसमें किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, इस तरीके से भाव पूछ लेता है। अब इन क्वेश्चंस को देखो आप कैसे करेंगे। लैंग्वेज वही है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो वो ये पूछ रहा बेटा कमी होने से पहले चीनी की प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर बेटा प्राइस है, प्राइस में 20% की कमी हो गई। 20% का अर्थ क्या होता है, 1/5। प्राइस हो गया 5 से 4। तो बेटा कंजप्शन क्या हो जाएगी, खपत, वो हो जाएगी 4 से 5। ठीक, पहले वो 4 किलो खरीदता था, अब 5 खरीदेगा। कब, जब प्राइस गिर जाएंगे। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है बेटा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। बेटा यहाँ कितनी खरीद रहा है, एक। मेरे हिसाब से कंजप्शन उसकी एक बढ़ जाएगी। मेरा एक यूनिट ही कितने के बराबर है, 8 के। वो कह रहा है एक नहीं 8 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो बेटा इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी। पहले 32 किलो चीनी खरीदता था, अब 40 किलो चीनी खरीदता है। अगर बेटा वो पूछे कि अब खपत कितनी है प्राइस कम होने के बाद, तो 40 किलो। पहले कितनी थी, 32 किलो। आंसर हो जाते आपके यही। उसने बोला है 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। बेटा कमी होने से पहले ये था, 32 किलो चीनी खरीदता था कितने रुपए में, 160 में। आज 160 में खरीद रहा है 40 किलो। तो बेटा प्रति किलो निकाल दो, 160 में 32 किलो चीनी खरीदता है। तो 16 एकम 16, और 16 दूनी 32, और 2 से 5 बार कितना, 5 रुपए प्रति केजी। बेटा पहले 5 रुपए प्रति किलो चीनी थी, तो वो 32 किलो चीनी खरीदता था। जब चीनी के रेट 20% कम हो गए, ठीक है, 20% कम हो गए, अब वो 40 किलो चीनी खरीदने लगा। ठीक, यही आपका आंसर है। अगर वो नया भाव पूछता कि अब क्या है, तो बेटा अब भी 160 में खरीद रहा, लेकिन अब कितनी खरीद रहा, 40 किलो। तो बेटा अब आ जाता 4 रुपए प्रति केजी। अब चीनी हो गई है 4 रुपए प्रति केजी। यही आपके आंसर्स है। और देखो बेटा चीनी के मूल्य में 20% की कमी, और बेटा 20% की ही कमी हो रही है 5 से 4। ठीक, पहले 5 रुपए किलो चीनी थी, अब 4 रुपए किलो हो गई है, और 1/5 का अर्थ क्या होता है, 20%। और क्या हो रही है, कमी। ठीक,
ये क्वेश्चंस बेटा इस तरीके से पकड़ते हैं, एक बार फिर समझाता हूँ आपको। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि प्राइस बोलेगा, प्राइस उसी रेशियो में घटा दो। अगर बढ़ा रहा है बढ़ा दो, तो बेटा अगर बढ़ा रहा है तो कंजप्शन घटा दो, अगर प्राइस घटा रहा है तो कंजप्शन बढ़ा दो। अब उसी हिसाब से आप उसके ओरिजिनल को अपने से रिलेट कर दो। यहाँ 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, यहाँ 1 किलोग्राम। आपका एक उसके 8 के बराबर है, 8 गुना, तो बेटा इसका भी 8 गुना, इसका भी 8 गुना। पहले वो 32 किलो चीनी खरीदता था, आज वो 40 किलो चीनी खरीद रहा है, क्योंकि ये बेटा किलोग्राम था, 8 किलोग्राम, ये किलोग्राम था। कितने में खरीदता था? 160 रुपए में। तो बेटा 32 किलो चीनी और 160 रुपए में खरीद रहा है, तो पर केजी का आप निकाल ही लोगे, 5 रुपए पर केजी आ गया। और अगर नया भाव पूछता कम होने के बाद, तो बेटा ये होता 4 रुपए पर केजी। जो भी पूछे आप निकाल लेते। आपसे ये भी पूछ सकता था कि अब कितने किलो चीनी की खपत है, पहले कितने किलो चीनी की खपत थी। तो इस लाइन को आप जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि उसने आखिर पूछा क्या है। उसने पूछा है कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो कमी होने से पहले ये था बेटा 5 रुपए प्रति किलो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहा है बेटा अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, तो प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई है। 20% का अर्थ होता है 1/5। कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 से 6 हो गए हैं अंडे का प्राइस। तो बेटा कंजप्शन पहले ही उसी रेशियो में कम कर दो, कंजप्शन हो जाएगी 6 से 5। ठीक, अब आगे की कहानी पढ़ो। वो कह रहा है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 में, रुपए 24 में 2 अंडे कम मिलने लगे। बेटा यहाँ कितने कम मिलने लगे? पहले खपत 6 की थी, आज 5 की है, एक कम मिलने लगा। ठीक है, और वो कितने कह रहा? 2 अंडे। तो बेटा आपका 1 यूनिट 2 के इक्वल है, तो बेटा इसका भी 2 गुना कर दो और इसका भी 2 गुना कर दो। पहले 12 अंडे आते थे और आज आते हैं 10 अंडे। कितने रुपए में? 24 में। बेटा ये कह रहा है 24 रुपए में पहले 12 अंडे आते थे, आज आते हैं 10 अंडे। तो वो ये कह रहा है अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव पूछा है, प्रति दर्जन भाव। देखो ये तो बेटा 24 रुपए में 12 अंडे आते थे। ठीक है, तो पहले का मूल्य था 24 रुपए में 12 अंडे, ये तो 2 रुपए का एक अंडा हो गया, 2 रुपए का एक अंडा हो गया। और एक दर्जन में 12 ही होते हैं। अगर पहले का भाव पूछता तो बेटा 24 रुपए होता, यही आपका आंसर होता। आपसे पूछा अंडों का वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य तो वो होगा ना जो प्राइस घटने बढ़ने के बाद होता है, तो ये वर्तमान मूल्य है। आज क्या है कि 24 रुपए में 10 अंडे आ रहे हैं, 24 रुपए में 10 अंडे आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ से एक अंडे का प्राइस क्या आ जाएगा? एक अंडे का प्राइस आ जाएगा बेटा 24/10। और आपसे पूछा है कितने अंडों का? 12 अंडों का। तो बेटा दर्जन के लिए 12 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 और 2 से 12 बार, और 12 बारियम 144/5। अब ये पॉइंटों में आपका आंसर आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, ठीक, बचा 4, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40। बेटा यहाँ से आपका आ गया कि अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन बेटा 28.8 रुपए में 12 अंडे आएंगे, यही आपका आंसर है। अब एक दर्जन अंडे आएंगे 28.8 रुपए में, पहले आ जाते थे 24 रुपए में। ठीक, ये है आपका वर्तमान मूल्य। ठीक है बेटा, आइए समझ में नहीं आए तो एक बार और देखो। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। प्राइस 20% बढ़ गए। 20% का अर्थ होता है 5 से 6 हो गए प्राइस। तो बेटा उसी रेशियो में कंजप्शन घटा दो। कंजप्शन कितनी हो जाएगी? 6 से 5। पहले 6 अंडे आते थे, अब 5 खा रहा है। कितने की कमी हो गई? 1 की। वो कह रहा है 1 की नहीं 2 की कमी होती है। तो बेटा इसका भी 2 गुना कर दो, क्योंकि मेरा 1 यूनिट 2 के बराबर है, इसका भी 2 गुना कर दो। ये आ गया 12 और ये आ गया 10। पहले क्या था? पहले 24 रुपए में 12 अंडे आते थे, अब आने लगे हैं 10।
और उसने यही लाइन तो बोली है, पहले जो 24 रुपए में जितने अंडे आते थे अब 2 कम आ रहे हैं। बेटा 2 ही तो कम है, देखो पहले 12 आते थे, आज 10 आ रहे हैं, 2 कम हो गए ना। तो वो यही बोल रहा है, रुपए तो वही है, पहले 24 रुपए में 12 अंडे आते थे, अब 2 कम आते हैं, अब 24 रुपए में कितने आते हैं, 10। ठीक, यहीं से पकड़ जाओ इसको, यहीं से आप इसको कर दो। आपसे पूछा 1 दर्जन का भाव, अगर वो पूछता कि अब कितने अंडे आते हैं, अंडों की संख्या, तो ये आंसर होता। पहले कितने थे, ये आंसर होता। आपसे पूछा है प्रति दर्जन, प्रति दर्जन, तो बेटा 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे। अब ये तो 24 जो रुपए है ये 10 अंडों का मूल्य है। जब 10 अंडे मेरे 24 रुपए के आ रहे हैं, तो 1 अंडे का मूल्य निकाल लोगे आप। 1 अंडा कितने का हो जाएगा, 24/10 का। इसका मतलब 2.4, क्योंकि 10 नीचे है, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 1 अंडे का मूल्य आ गया बेटा 2.4 का 1 अंडा है। तो 1 दर्जन अंडों का मूल्य पूछा है, तो 12 अंडे कितने के हो गए, 2.4 गुना 12। बेटा गुना कर लो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, कैसे ही पकड़ जाओ आप। तो अब एक दर्जन अंडे हैं 28 रुपए 80 पैसे के। यही आपका आंसर है। पहले 1 दर्जन अंडे आ जाते थे 24 रुपए के। और आप बेटा कैलकुलेशन कर लेना, अब रेट कितने हो गए हैं, 20% ही निकल कर आएगा इसका। 24 पर कितना बढ़ गया है, 4.8। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, पॉइंट हटाया 0, ये कट गया, 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, आ गया ना बेटा 20% ही। तो कैसे भी बस क्वेश्चन को हमारी समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से हमको टैकल करना है वो चीज हमने सीख ली। और इन चीजों को बेटा निकाला करो, जो चीज आपको दी हुई है ना उसको भी निकालने की कोशिश किया करो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। और जितना आपका माइंड एक बार खुल गया, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तुरंत क्वेश्चन को पकड़ेंगे और फटाफट करके आगे निकल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। इस बार बेटा प्राइस नहीं पूछा है, वेट पूछ लिया। जो मैं आपसे बार बार बोल रहा था वो ये चीज भी पूछ सकता है, कितने अंडे पहले खरीदता था, आज कितने अंडे खरीद रहा है। या बेटा रेट पूछ सकता है, जो इससे पिछले क्वेश्चन में भी चीनी का प्रति किलोग्राम भाव पूछा था। अब देखो इस बार केवल ये पूछा है पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी मूल्य वृद्धि के पहले। अब देखो प्राइस है, 20% की वृद्धि हो गई, 5 से 6, तो बेटा कंजप्शन उसी रेशियो में 6 से 5 कर दो। यहां से पकड़ लो, जब मेरे प्राइस बढ़ गए तो कंजप्शन 6 से 5 हो गई, कम हो गई। तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, अब कितनी खरीद रहा है, यहाँ पर मेरे हिसाब से 1, और वो कितनी कह रहा है, 2। तो 1 यूनिट मेरा 2 के बराबर, तो बेटा इसका भी 2 गुना कर दो और इसका भी। ये 12 हो गया, ये 10 हो गया। पहले 12 किलो खरीदता था, आज वो 10 किलो खरीद रहा है, ठीक है। यही आपके आंसर है। मूल्य वृद्धि के पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। मूल्य वृद्धि के पहले 12 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी 50 रुपए में। तो यही आपका आंसर है। ये है बेटा आपका आंसर 12। और अब कितनी खरीदी जा रही है, 50 रुपए में 10 किलो। अगर वो पूछता बाद में कितनी खरीदी जाएगी, तो आपका आंसर होता ये। इसका आंसर है बेटा ये 12 किलो, ठीक। और प्रति किलोग्राम पूछ ले, तो बेटा 50 रुपए में पहले खरीदी जाती थी 12, 50 रुपए में आज खरीदी जा रही है 10। तो यहाँ से आपके प्रति किलोग्राम चीनी के भाव भी निकल जाते। अब हो गई है 5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी, और पहले थी ये। इसको जब डिवाइड करेंगे आप, 12 चौक 48, पॉइंटों में आपका आंसर आएगा 4 रुपए कुछ पैसे, ठीक। तो आपसे इस बार केवल ये पूछा है पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, तो पहले खरीदी जा सकती थी 12 किलो। यही आपका आंसर है। तो बेटा ये चैप्टर समाप्ति की तरफ है। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। कभी आप ये ना बोले कि इतने अच्छे अच्छे लेंदी लेंदी क्वेश्चन तो पढ़ा दिए और छोटे मोटे छोड़ दिए। तो बेटा ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश।
बेटा ये क्वेश्चन नंबर 52 है, ये 53 है, ये 54 है, ये 55 और ये 56। ठीक है, तो आप इनको, मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, इन पर समय ही खराब करना है। जब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, बाकी आप घर से ही करना। और आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये भरे पड़े हैं। ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ाए तो हम पर मैथ नहीं आता। ठीक है बेटा, हर तरीके का क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 10,000 रुपए का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा। बेटा 10,000 है, इसका 33.1/3 का अर्थ क्या होता है, 1/3। और का मतलब होता है बेटा गुना। इसका 1/3 का 0.15 और परसेंटेज हटा दिया तो मैंने 100 लिख दिया बेटा नीचे। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेशन गुणा भाग करने हैं। ये हटा दिया तो बेटा 2 जीरो और लग गई, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 10,000 तो ये कट ही गया, डिवाइड हो गया, 3 5 जा 15, सॉल्यूशन कर कर क्या आया 5। यही बेटा आपका आंसर है। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन है बेटा, इनको आप देख लेना। जैसे ऐसे क्वेश्चन आए, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बेटा दोनों ग्राम ग्राम में लेना आप। 65 ग्राम है, दूसरा 2 किलोग्राम है, तो इसको भी आप ग्राम में बदल लेना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000। ठीक है, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम। अब क्वेश्चन बन गया कि 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, ये मैं आपको बिल्कुल पहली क्लास में का, कितने का, प्रतिशत, कम ज्यादा, ये चीजें बता चुका हूँ। ठीक, और इस क्वेश्चन को देख लेना आप, इजी है, नहीं होंगे तो बेटा कमेंट में भेज देना आप। ठीक है, और मैं आपको इनके आंसर सेंड कर दूंगा। और उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 56, वो भी यही है, 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। ठीक, ये बड़े इजी इजी से क्वेश्चन है, इनको आप करना। और इस क्वेश्चन को बेटा हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी आप ये मत सोचना परसेंटेज हमारा फिनिश हो चुका है, क्योंकि मैं एक चैप्टर और आपको पढ़ा चुका हूँ रेशियो, उसको भी आप ये मत समझना कि रेशियो मेरा फिनिश हो चुका है। क्यों, क्योंकि बेटा ये दो चैप्टर आपको सभी जगह मिलेंगे। बुक में क्या है कि बुक में तो हौच पौच की हुई है, जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जो आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, सब आपको बुक्स में मिलेंगे, या पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, या आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन हम तो सभी चैप्टर्स को अलग अलग कराएंगे। तो बेटा जो दो चार क्वेश्चन परसेंटेज में छूट भी गए हैं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कौन से छूटे हैं। आपका एक होता है वेन आरेख। वेन आरेख होता है जो आपका ये होता है, इस तरीके के क्वेश्चन कि फिजिक्स में इतने परसेंट बच्चे पास हुए, केमिस्ट्री में इतने हुए, और कुल मिलाकर इतने हुए। कुल वाला आता है यहाँ बीच में। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन ना मैं एक साथ लूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मिक्सचर में भी है, ये क्वेश्चन आपके रेशियो में भी है, ये क्वेश्चन आपके पीएनएल में भी है, ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क में भी है, ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड डिस्टेंस में भी है। तो क्यों ना एक एक बार सभी सब्जेक्ट का हम जो बेसिक चीजें हैं, जो उसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो चीजें फिनिश करने के बाद फिर चाहे इस चैप्टर का क्वेश्चन हो, इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, सभी को एक साथ कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से, हो सकता है आपसे दो चार क्वेश्चन छूटे, बाकी तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपके नोट्स में करा दिए हैं। ठीक, एक वीडियो लास्ट में बना देंगे हम सभी चैप्टर्स होने के बाद, जिसमें ये सारे जो सभी चैप्टर्स में जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो आ जाएंगे। जैसे अभी एक एलिगेशन का कंसेप्ट छूटा हुआ है आपका, ये वाला, ये वाला आपने बहुत क्वेश्चन इस तरीके के देखे होंगे कि इतने लोगों का ये रेशियो है, इतने लोगों का ये रेशियो, और कुल का ये रेशियो है। ठीक है, तो ये बेटा इन सभी चैप्टर्स में होते हैं। ठीक, तो हम एक साथ करा देंगे इनको।
और अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस चैप्टर में मिलते हैं। और अच्छे से हमारे इन 2 चैप्टर्स पर प्रैक्टिस करना। अगर आपने अच्छे से हमारे रेशियो चैप्टर को और परसेंटेज को पढ़ लिया तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। ठीक, मिलते हैं आपसे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में।